नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैप्टर होगा अपना सेकंड, और राजनीति विज्ञान स्वतंत्र भारत में राजनीति का ये सेकंड चैप्टर है। मैप के माध्यम से इस चैप्टर को बड़े ही सरल और सहज तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। आप थोड़ी देर के लिए अपने सहज मन से इसे समझने का प्रयास करें। स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। कौन कौन सी थी, ये पहले चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत किन विकट परिस्थितियों में स्वतंत्र हुआ था, और उन हालातों में किसी के भी सामने ये सोचने का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना एक सपने से कम नहीं था, क्योंकि जिन देशों ने भारत के साथ स्वतंत्रता प्राप्त की, उन देशों ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया था। और हमने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही ये तय कर लिया था कि हम अपने देश के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करेंगे। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम, और उस समय विपक्षी दल कौन कौन से थे, भारत के सामने चुनाव करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती क्यों था, और ये एक दल का जो प्रभुत्व था इसके स्थापित होने का क्या कारण था, ये सब कारण हम बड़ी ही सरल और सहज तरीके से इस चैप्टर में समझेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि 3 तरीके से 1950 से लेकर, यानी 1950 में अपना संविधान लागू हो गया, 1952 में हमने पहले आम चुनाव करवाए, 1952 से लेकर आज तक कौन कौन सी मतदान की जो प्रक्रिया थी, या मतदान जो वोटिंग सिस्टम, कहने का मतलब पहले मत पत्र था, फिर बुलेट पत्र आया, फिर वोटिंग मशीन आई, तो ये किस तरीके से चेंज हुआ, कब हुआ, ये भी बात हम करेंगे। तो उस समय तत्कालीन समय में विकट परिस्थितियों में भारत का विभाजन भी हो गया और भारत ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। अब भारत के सामने चुनौती थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक बड़े स्तर पे उनको चुनाव आयोग की स्थापना तो कर दी थी, उसके साथ साथ एक बड़े दल की भी जरूरत थी, और उन विपक्षी पार्टियों और उस बड़ी स्तर की जनसंख्या को ये समझाना कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाएंगे, और उसमें कौन सी प्रणाली हमने अपनाई। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमने अपनाया, जो कि सबसे ज़्यादा जिसके पास वोट आ जाएंगे, जैसे 100 वोट हैं और पार्टियां 3 खड़ी हैं, तो 3 पार्टियों में से 1, 2 और 3, एक के पास आए जैसे 40, दूसरे के पास आए जैसे 30, और तीसरे के पास आए जैसे 30। अब इसमें कौन जीता, 40 जीता। ये हालांकि इसने बहुमत प्राप्त नहीं किया, बहुमत होता है +50 + 1% जो लाता है, लेकिन यहाँ बहुमत किसी को नहीं मिला, लेकिन फिर भी फर्स्ट है वो जीतेगा, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा है, इन दोनों से ज़्यादा है। ये प्रणाली वोटिंग सिस्टम की हमने अपना ली, चुनाव पद्धति हमने अपना ली, राष्ट्रपति, राज्यसभा, और ये जो और ऐसे भी कुछ चुनाव थे जिनको हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति में लिया। लेकिन एक सामान्य जनता के लिए उस समय हमने एक सार्वभौमिक वयस्क पद्धति के साथ साथ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया। भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश था, भारत में कोई एक दल नहीं था। कौन सा था, बहुदलीय लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाई थी। राज्यों में भी संसदीय और केंद्र में भी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का कॉन्सेप्ट क्लियर करके डाला हुआ है। आप नहीं जानते कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है तो उसको देख लें। और संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ हमने संघीय व्यवस्था को भी अपनाया। संघात्मक जो व्यवस्था होती है उसको भी संविधान संघात्मक व्यवस्था वाला अपनाया, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है और राज्यों को भी केंद्र के समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो हमने किस प्रकार से उस व्यवस्था को संभाल के रखा, 70 साल में हमने उस व्यवस्था में किस तरीके से हमारी सरकारों ने लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ
लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती का सामना करते हुए लोकतंत्र को आज तक जिंदा भी रखा। 75 वर्षों तक तो देश में एकता के स्थापित करने के बाद भारत के सामने दूसरी बड़ी जो चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना, और इसके लिए स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया हमारा। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया, क्योंकि 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व था। उस पर कभी और बात करेंगे, पर 26 जनवरी को लागू कर दिया। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना कर दी। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बना दिए गए। अब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्यों था कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएंगे, क्योंकि पूरा विश्व ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारत जैसे असाक्षर लोगों वाले देश में गरीब जनसंख्या के बीच स्वतंत्र चुनाव करवाना और लोकतंत्र की स्थापना करना एक मजाक से ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमने साबित करके दिखा दिया कि हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे उस तत्कालीन समय के जो विद्वान लोग थे, राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, वही नेता अब चुनाव लड़ रहे थे। तो उनकी सोच कितनी विकसित होगी, कितनी डेवलप होगी, कितनी वाइड होगी, जो सभी वर्गों के समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्रयास किया और लोकतंत्र को आगे बढ़ाया। तो चुनौती क्यों थी ये देख लेते हैं। 15% ही लोग साक्षर थे, बाकी 85% लोग थे वो असाक्षर थे। तो 85% लोगों तक ये बात पहुंचाना कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग ले रहे हैं, लोकतंत्र में ऐसे वोटिंग करना है, सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, उनको बताना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय संचार साधनों का अभाव नहीं था। वर्तमान की तरह उस समय सोशल मीडिया नहीं था, हर घर तक पहुंचना बड़ी मुश्किल था। अधिकांश जनसंख्या गरीबी से जूझ रही थी। 17 करोड़ मतदाताओं द्वारा चुना जाना था 3200 विधायक, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी विधानसभा के चुनाव भी, राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी साथ ही हो रहे थे 1952 में ही। तो MLA भी चुनने थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 489, 89, यानी लगभग 490 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP भी चुनने थे। चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण भी किया जाना था। इसके लिए एक बड़ी टीम का गठन किया और चुनाव आयोग ने इस कार्य को बड़े ही साहस के साथ पूरा किया। तो चुनाव आयोग उस समय धन्यवाद का पात्र था, इनकी टीम धन्यवाद की पात्र थी। एक दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो प्रथम 3 आम चुनाव तक राज्य और केंद्र दोनों में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका, यानी दोहरी भूमिका एक ही राजनीतिक पार्टी निभा रही थी, और वो थी कांग्रेस। और उसी का प्रभुत्व का दौर चल रहा था कब से कब तक, 1952 से 1967 तक 3 आम चुनाव हो चुके थे। 1967 में थोड़ी चुनौती मिली और 8-9 राज्यों में इनको बहुमत नहीं मिल पाया, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बन पाई। इसकी हम चौथे पाठ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथम आम चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था लोकसभा चुनाव, और 364 सीटें कांग्रेस ने जीती। और दूसरे नंबर पे जो पार्टी रही वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, CPI पार्टी ने जीती 16 सीटें और दूसरे नंबर पे रही है। प्रथम लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे, ये भी ध्यान रखें आप। दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 371 सीटें जीती, और दूसरे लोकसभा चुनाव और तीसरे लोकसभा चुनाव को हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। 361 तीसरे आम चुनाव में जीती। तो एक पार्टी और एकल पार्टी, एक पार्टी प्रभुत्व, 1 पार्टी डोमिनेंस, और सिंगल पार्टी सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है ये भी हम बात कर लेंगे बाद में। ग्राफ है, ये दूसरे आम चुनाव का ग्राफ है और ये तीसरे आम चुनाव का ग्राफ है। इसमें लोकसभा सीट थी
489 यानी लगभग 490, और यहाँ लोकसभा की सीटें बढ़कर हो गई 494। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरी लोकसभा में लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो ये थी 494। तीसरी में भी यही थी, तो दूसरी लोकसभा में सीटें बढ़ गई थी। अन्य जितनी भी पार्टियां थी यहाँ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि भारत एक सिंगल पार्टी वाला देश नहीं था। हमने संविधान में एक पार्टी सिस्टम नहीं अपनाया, हमने बहुदलीय व्यवस्था, यानी जिसमें 2 से अधिक दल हों उसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो एक दलीय, बहुदलीय और एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय ये व्यवस्थाएं होती हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो इसके लिए हम बाद में कभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हमने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाई थी। 389 में से कांग्रेस ने जो सीटें ली वो थी 364, ये 394 में से 371, और यहाँ जो सीटें प्राप्त की वो थी 361। अब हम मैप को ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो 364, 371 और 361। अब हम सबसे ऊपर चलते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो 1952 से 1967 तक पहले आम चुनाव हुए। 52 से 1967 के दौरान कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो येलो कलर वाले राज्य हैं। ये आप देख पा रहे हैं, पूरा मैप है भारत का, वो येलो कलर से है। रेड कलर केरल में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट जो 1957 से 1959 तक रही। जम्मू कश्मीर में नेशनल फ्रंट रही, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये 2 ऐसे राज्य थे, केरल और जम्मू कश्मीर, जहाँ कांग्रेस का शासन नहीं था। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखें। ये पूरा येलो कलर से है। तो भारत के मैप को आप देख पा रहे हैं, ये केरल है, तो केरल में रेड कलर है, यानी CPI किसका शासन था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। और ऊपर हमने जम्मू कश्मीर में देखा नेशनल फ्रंट का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। यहाँ केरल में कम्युनिस्टों की जीत को बताया गया है कि 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का सामना करना पड़ा था। और 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी 1952 में, वो भी CPI थी। तो ये किस प्रकार से सीटें लेके आती है। फिर 1959 में अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन घोषित करने का अधिकार होता है, शक्ति होती है, पावर होती है, उसका इस्तेमाल किया गया है। 1959 में केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बदलते हैं। ये अब की बार ही प्रश्न पूछा गया बोर्ड परीक्षा में कि 3 प्रकार के मतदान के तरीके कौन से थे भारत की स्वतंत्रता से आज तक। तो सबसे पहले जो मतदान का तरीका अपनाया गया वो था मतदान मतपत्र वाला, और इसमें मत पेटी रखी जाती थी, और उसी में जो मतपेटी होती थी उसी पे उम्मीदवार का चुनाव का चिन्ह होता था वो अंकित कर दिया जाता था, और मतदाता उसी पेटी में अपना मतपत्र, खाली मतपत्र डालते थे। दूसरा तरीका कब अपनाया गया? तीसरे आम चुनाव में, और ये आप देख पा रहे हैं उम्मीदवार का नाम है, इधर इनकी पार्टी का निशान है, ये इसको बोलते हैं बलेट पत्र। ये बलेट पत्र लोकसभा के तीसरे आम चुनाव में अपनाया गया। अब जो लास्ट में अभी जो प्रेजेंट में भी चल रहा है 90 के दशक में अपनाया गया वो था EVM मशीन वाला, और 2004 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया है। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब मशीन का बटन दबाया जाता है, जिस भी उम्मीदवार को हमें वोट देना हो उसके सामने वाला बटन दबा दिया जाता है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली है, यानी 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, अब ये वोटिंग मशीन ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबा दिया जाएगा तो वो उस उम्मीदवार को वोट चला जाएगा। ठीक है, देख लिए और इनको समझ भी लिया।
प्रमुख पार्टियों की भी बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहा कब से कब तक, 1952 से 1967। 3 आम चुनाव में कांग्रेस ही पक्ष और विपक्ष रही। पक्ष यानी सत्ता में और विपक्ष की भी भूमिका निभा रही थी। तो उसके क्या कारण थे कि दोहरी भूमिका में कांग्रेस थी? तो उसी के प्रमुख कारणों को हम देखेंगे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पुरानी थी, क्योंकि कांग्रेस का गठन 1885 में ही हो गया था और इस पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ा। और वही नेता जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे 1952 में जनता के सामने थे और 1967 तक वो ही अपने चुनाव लड़ रहे थे। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी थी। कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था और कांग्रेस में सभी वर्गों और विचारधारा के लोग थे, यानी एक छाता संगठन था, मध्यम मार्गी पार्टी थी। कांग्रेस के पास बड़े और करिश्माई नेतृत्व वाले नेता थे, उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था। ये वही राष्ट्रवादी नेता थे जो किसी समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जनता को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस की प्रकृति क्या थी? कांग्रेस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि दूसरे देशों में जो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है वैसा ही भारत में था, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस की जो प्रकृति थी वो बिल्कुल लोकतांत्रिक थी। भारत में कांग्रेस का शासन एक दल के प्रभुत्व जैसा था, लेकिन इसकी प्रकृति कांग्रेस के शासन करने का मौका दिया, यानी प्रकृति ऐसी थी कि जनता ने ही इनको मौका दिया। ये अन्य देशों से बिल्कुल अलग थी और लोकतांत्रिक थी। भारत की जनता ने अपनी मर्जी से इनको चुनकर सालों तक सत्ता में रखा। इनके दबाव से कोई सत्ता हथियाई नहीं गई थी, बल्कि जनता ने खुद वोटिंग से इनको एक लंबे समय तक सत्ता में रखा है। अन्य देश जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया की बात करें तो वहाँ एक पार्टी सिस्टम है और वहाँ संविधान में ये सिस्टम है। दूसरी ओर जैसे म्यांमार है, बेलारूस है, तो उसकी बात करें तो वहाँ सैन्य शासन है और सैन्य शासन के कारण वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है। भारत इनसे बिल्कुल अलग था और यहाँ बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने प्रभुत्व स्थापित किया और एक लंबे समय तक सत्ता में रही और देश को आगे बढ़ाया लोकतांत्रिक तरीके से। तो इसमें हम मान सकते हैं कि जनता में कांग्रेस की कितनी लोकप्रियता है, ये इस बात को दर्शाती है। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की बात की हमने, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे राजकुमारी अमृत कौर और गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री उस समय थे वो थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद 356 का। केरल और जम्मू कश्मीर में 1967 तक गैर कांग्रेसी सरकारें रही थी।